हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो भी उसे अपनी यूजी को स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के वन संसाधन और इसके आर्थिक महत्व के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले देख रहे होगे कि इस चैप्टर में झारखंड का मैप बना हुआ है, जिसमें झारखंड के कुछ आर्द्र वन दिखाए गए हैं और शुष्क वन दिखाए गए हैं। वैसे झारखंड में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन पाए जाते हैं, लेकिन झारखंड के जो ऑल ओवर है उससे दो भाग में बांट दिया गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कलर है वो वो आर्द्र पतझड़ वाले वन को दिखाता है और ये जो ऑरेंज कलर है वो शुष्क वाले पतझड़ वन को दिखाता है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो नाम लिखा हुआ है डॉट डॉट डाल करके, वो झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्यों का है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो प्रमुख है हमारे झारखंड में, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो डालमा, पालकोट, महुआ दांत, तालुलोंग, हजारीबाग, गौतम, कोडरमा, पारसनाथ, तोप चांची, ये सब। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न तो देखते हैं। बोले झारखंड राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों का वर्णन करें, मतलब हमारे झारखंड में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनका वर्णन करें। वैसे 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ लिखी हुई है। देख रहे हो टोटल 11 है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है 11 का 11। तो चलिए पढ़ते हैं। बुरा झारखंड में 11 वन्यजीव अभ्यारण्य तथा एक राष्ट्रीय पार्क है, जो वन्यजीव के स्वस्थानीय संरक्षण के कार्य को संपादित करते हैं। यह वन्यजीव अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय पार्क 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.63% है तथा कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 9% भाग है। झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क में पौधे और जंतुओं की बड़ी संख्या में प्रजातियां निवासित मिलती हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्रजाति जंतु मिलते हैं। कह रहा है कि वर्तमान में झारखंड राज्य में 11 अभ्यारण्य है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। कहा जा रहा है कि जो पलामू जीव अभ्यारण्य है वो सन 1976 में 753 किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में स्थापित पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य लातेहार जिले में अवस्थित है। 1974 में यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जो 1129 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जिसमें पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य तथा बेतला राष्ट्रीय पार्क दोनों सम्मिलित हैं। फिर आगे कह रहा है कि इस अभ्यारण्य में पादप जात प्राणी जात की संख्या प्राणी जात प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से एक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ स्तनधारियों की 47 प्रजातियां, पक्षियों की 174 प्रजातियां तथा 970 पादप प्रजातियां मिलती हैं। कौन कौन से जानवर है? बाघ, हाथी, सांबर, जंगली सुअर तथा चीतल, धब्बेदार हिरन जिसे कहते हैं, यहाँ मिलते हैं। और भी जानवर हैं, लंगूर, छोटी पूंछ वाला वानर, नीलगाय, गीदड़, लोमड़ी तथा एंटीलोप इस अभ्यारण्य के अन्य जंतु हैं। तो ये था पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, जो कि पलामू राज्य में स्थित है, पलामू जिले में स्थित है। मैं टंग से फिसल गया। अगला वन्यजीव अभ्यारण्य है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। यह अभ्यारण्य 186 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसमें सांभर बहुतायत में मिलते हैं। नीलगाय, हिरन, चीतल, तेंदुआ, बाघ, चीता, अलिसा, भालू, जंगली सुअर, जंगली बिल्ली, काकर, भालू यहाँ मिलने वाले प्रमुख जंतु। फिर है डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा है जमशेदपुर नगर के समीप पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिले में स्वर्णरेखा नदी के अपवाह क्षेत्र में डालमा पहाड़ी पर यह
विस्तृत है। इसकी स्थापना 1975 में स्वर्गीय संजय गांधी द्वारा किया गया था। इसका क्षेत्रफल 195 किलोमीटर स्क्वायर है। इस अभ्यारण्य में मिलने वाले प्रमुख जंतुओं में हाथी, भौंकने वाला हिरण, खरगोश, आलसी भालू, जंगली भालू, लोमड़ी, लंगूर, बंदर, नीलगाय, सांभर, चीतल तथा काकर प्रमुख हैं। अगला जीव अभ्यारण्य है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा है कि बिहार और झारखंड राज्यों की अंतर राज्य सीमा के समीपवर्ती 259 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के 129 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर मिलता है। मूलराम यह उत्तर भारत के प्राचीनतम अभ्यारण्यों में से एक है जो ब्रिटिश शासन में तथा आज़ादी मिलने के बाद सन 1950 तक निजी क्षेत्र के स्वामित्व में रहा। सन 1976 में बिहार सरकार द्वारा इस अभ्यारण्य का नाम गौतम बुद्ध कर इसे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। कह रहा है इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बाघ, ब्लू बुल, जंगली भैंस, हिरन, जंगली कुत्ते, चीतल, तेंदुआ इस अभ्यारण्य में मिलने वाले प्रमुख जंगली जंतु हैं। मोर तथा मुर्गावी यहाँ मिलने वाले प्रमुख पक्षी हैं। अब अगला है जीव अभ्यारण्य कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा है कि इसकी स्थापना 1985 में कोडरमा जनपद में 178 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यहाँ मिलने वाले वृक्षों में साल, असान, पंजान, तेंदू, सलाई, महुआ, आंवला, जामुन, खेर, पलास तथा बेर प्रमुख हैं। जबकि जंगली जंतुओं में बाघ, चीता, आलसी, भालू, खरगोश, सांभर, चीतल, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर, गीदड़, लोमड़ी, लंगूर तथा हाइना प्रमुख हैं। तो ये था कोडरमा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य है लावा लौंग वन्य जीव अभ्यारण्य। कह रहा है कि यह चतरा जिले में 211 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस क्षेत्र के वनों में बांस, खैर, सिरिस, बाउटीनिया, बेल, पलास तथा छाऊ के वृक्ष प्रमुखता से मिलते हैं। जबकि पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के अलावा बाघ, चीता, सांभर, चीतल, हिरन, जंगली सुअर तथा नीलगाय नामक वन्य जीव यहाँ प्रमुखता से मिलते हैं। अगला है 7वां नंबर महुआ दांत वन्य जीव अभ्यारण्य। बोल रहे कि यह लातेहार में 63.25 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में संकटग्रस्त भेड़िया प्रजाति के लिए चिन्हित निवास क्षेत्र में संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। इस अभ्यारण्य में भेड़िया प्रजाति के जंतु बहुतायत से मिलते हैं तथा इनके संरक्षण के लिए इस अभ्यारण्य में अनेक स्थानों पर उनके आवास क्षेत्र निर्मित किए गए। यहाँ भेड़िया, खरगोश, हिरन, स्थलीय पक्षियों तथा नेवला आदि का शिकार करते हैं। अब है 8वां वन्य जीव अभ्यारण्य पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य। यह गुमला जिले के 183 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में शुष्क प्रायद्वीपीय साल नामक वृक्ष प्रमुखता से मिलता है। असान, गम्हर, सलाई, आंवला, कुसुम तथा यह आम यहाँ मिलने वाले अन्य वृक्ष हैं। चीता, आलसी भालू, गीदड़, बंदर, हिरन, शाही इस अभ्यारण्य में मिलने वाले प्रमुख जंतु। तो ये पेड़ और ये जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब अगला अभ्यारण्य पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। यह गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर 49 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में मिलने वाले जंतुओं में बाघ, भौंकने वाला हिरन, छोटी बिल्लियां, चीता, शाही, जंगली सुअर, नीलगाय, सांभर, बंदर तथा लंगूर प्रमुखता से मिलते हैं। 10वां है तोप चांची वन्य जीव। यह धनबाद जिले में 13 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में शुष्क मिश्रित पतझड़ी वन, नो के अतिरिक्त घास क्षेत्र तथा बांस क्षेत्र मिलते हैं। चीता, जंगली बिल्ली, चीतल, भौंकने वाला हिरन, जंगली सुअर, लंगूर, गीदड़, लोमड़ी, जंगली कुत्ते इस वन्य जीव अभ्यारण्य
में मिलने वाला प्रमुख जंतु है। अब एक 11वां है, टोटल 11 जीव अभ्यारण्य है जिसमें हमने 10 पढ़ लिया। ये आखिरी है, उधवा लेक बर्ड या फिर पक्षी अभ्यारण्य। कहा जा रहा है कि यह राज्य का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। यह साहिबगंज में लगभग 6 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल भर में विस्तृत है। इस अभ्यारण्य में गंगा नदी की 2 पश्च झीलें पताउदा बीरहल सम्मिलित हैं। इन झीलों में प्रत्येक शीतकालीन अवधि में बड़ी संख्या में साइबेरिया तथा यूरोप से आकर पक्षी प्रवास करते हैं। प्रवास करने वाले पक्षियों में धौबैचा, बगुला, खंजन, बटान, टिटहरी, सारस, सारसबुज्जा, जल पक्षी सर्व प्रमुख हैं। तो ये था टोटल 11 जीव अभ्यारण्य जो हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 11 जीव अभ्यारण्य जो अलग अलग जिलों स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य और डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके बारे में हमने अभी वन ही चैप्टर में भी, सॉरी, वन वाले आंसर में हमने पढ़ाई, तो वन का जो बिंदु 1 है और 3 है तो उससे हम देख लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड के पतझड़ वन वाले वनों का वितरण एवं उनके आर्थिक महत्व को समझाते हुए वहां से प्राप्त मुख्य गौण उपजों को प्रकाश डालें। तो यह आंसर है, इसका उत्तर है झारखंड प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है, क्योंकि यहाँ के वनों को वार्षिक वर्षा के अनुरूप विभाजित किया जाता है। राज्य में पतझड़ वन पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन में विभाजित किया गया है। पहला है आर्द्र पतझड़ वन। कहा जा रहा है कि ये वन राज्य के उन भागों में पाई जाती है जहाँ पे वार्षिक वर्षा औसत 1200 मिलीमीटर से अधिक है। इस वन में मार्च के अंत एवं अप्रैल के प्रारंभ तक लगभग 3 सप्ताह पतझड़ का समय रहता है। यहाँ बांस साल के जंगल की अधिकता है। साल का विकास सिंहभूम जिलों में अधिक है। अधिक ऊंचाई पर साल की सघनता मिलती है, परंतु कम ऊंचाई क्षेत्रों में वनों की सघनता कम होती है। और यहाँ सलाई, आंवला, बांस, डाक, प्यार के वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में अंजन, केंदू, गुलर, पीपल, करंज, आम, जामुन तथा कटहल आदि वृक्ष अन्य है। मतलब ये सारे वृक्ष आर्द्र पतझड़ वन में पाए जाते हैं हमारे झारखंड राज्य में। फिर आगे कह रहा है कि कौन कौन से जिलों में लगभग ये पाए जाते हैं। तो बोल रहे कि यह पूर्वी संथाल परगना, सिंहभूम का ज्यादातर क्षेत्र, नेतरहाट समीपवर्ती भूभाग, रांची का पूर्वी भाग, लोहरदगा का पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी गुमला में ये वन पाए जाते हैं। आर्द्र पतझड़ प्रकार के वन इन क्षेत्रों में पाए। अब है शुष्क पतझड़ वन। राज्य के जिन भूभागों में औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं शुष्क प्रकार के वन। इन वनों में साल वृक्ष की अधिकता होती है, परंतु इनकी ऊंचाई और सघनता कम होती है। यहाँ अन्य वृक्ष महुआ, खीर, पलास, बांस, अमलतास, आबनूस आदि वृक्ष मिलते हैं। यह राज्य के उत्तरी पश्चिमी हजारीबाग का पठारी क्षेत्र के किनारे के प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब ये तो हुआ 2 वन जो कि हमारे झारखंड का उष्णकटिबंधीय वन है, जो कि आर्द्र और शुष्क में विभाजित है। अब आते हैं वनों का अर्थव्यवस्था में महत्व, मतलब आर्थिक महत्व क्या है वन का। बोला है कि वन हमारे लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ पहुंचाता है। तो देखो, पहला लाभ है भोजन। बोला है वनों से हमें कंदमूल प्राप्त होते हैं। राज्य के अनेक जनजाति वनों से भोजन प्राप्त करते हैं, शिकार करते हैं तथा कंदमूल इकट्ठा करते हैं, जो इनके भोजन का मुख्य आधार है। ये अपने भोजन के लिए वनों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, भोजन। अब है पशुओं हेतु चारा। तो बोला जा रहा है कि वन के अंतर्गत विस्तृत घास उत्पन्न होते हैं जो पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं। वनों के आसपास निवास करने वाले स्थानीय लोग अपने पशुओं के लिए चारा वन से ही प्राप्त करते हैं।
तो एक ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ है ईंधन की लकड़ी। कह रहा है कि लकड़ी वनों की सबसे बड़ी उपज है। स्थानीय लोग अपने ईंधन के लिए लकड़ी वनों से प्राप्त करते हैं। चौथा है जड़ी बूटी। वनों से हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती है जिनसे विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। फिर है उद्योगों हेतु कच्चा माल। बोला कि वनों से बहुत से उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। कागज, दिया सलाई, लाख, प्लाईवुड, खेल के सामान आदि सब वनों से ही आधारित होते हैं। अगला लाभ हमें पहुंच रहा है कि मृदा अपरदन पर नियंत्रण। बोला कि वृक्षों की जड़ें मृदा को दृढ़ता से जकड़े रखती है जो मृदा अपरदन को रोकती है। अब है सरकारी आय। वन्य उत्पादों द्वारा कर के रूप में भी सरकार को काफ़ी आय प्राप्त होती है। अब दूसरा मतलब अब अगला लाभ है बाढ़ों की रोकथाम। कह रहे कि जब वर्षा होती है तो पेड़ों की जड़ें बहुत से पानी सोख लेती है और बाद में धीरे धीरे अपने प्रयोग में करती है। अतः इस प्रकार ये बाढ़ की रोकथाम में सहायक है। अब है जलवायु पर प्रभाव। बड़ा वनाच्छादित भूभाग में पत्तों से वाष्पीकरण होता है जिससे तापमान अपेक्षाकृत कम रहती है। अतः जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है तो संघनन होता है जिससे बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। अगला लाभ है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। बोला जा रहा है कि भूमि पर गिरे हुए पेड़ के पत्ते कुछ समय के बाद सड़ गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा में वृद्धि होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो ये थे सारे इसके लाभ। वन से जो हमें आर्थिक लाभ पहुंचता है और आर्थिक लाभ के अलावा भी जो हमें जलवायु वगैरह पे प्रभाव पड़ता है इसका, वो सारी चीज़ें। अब है वनों से प्राप्त उत्पाद। तो प्रमुख वनोत्पाद मतलब जो हमें वन से प्राप्त होता है। मतलब कि राज्य के वनों में अनेक वृक्ष पाए जाते हैं। महुआ वृक्ष की लकड़ी बहुत उपयोगी होती है। इसके फल का उपयोग, तेल और फूलों का उपयोग शराब निर्माण में किया जाता है। सखुआ लकड़ी बहुत अधिक कठोर और भारी होती है। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, दरवाजे, खिड़की की चौखट, बिम आदि में होता है। शीशम और सागवान कीमती और टिकाऊ होता है जिसका प्रयोग फर्नीचर निर्माण, जलयान, रेल के डिब्बों, रेलवे स्लीपर तथा फूल निर्माण में होता है। समल लकड़ी का प्रयोग माचिस के डिब्बे, पैकिंग बॉक्स, खिलौने निर्माण में होता है। तो ये उत्पादन है और उनका प्रयोग। अब है गौण वन उत्पाद। कह रहे हैं कि बांस, लाख, तेंद पत्ता, सखुआ पत्ता, कत्था, औषधीय पौधे, अनेक घास और गोंद आदि झारखंड के वनों से गौण रूप से प्राप्त होते हैं। बांस का उपयोग कागज एवं लुगदी के रूप में किया जाता है। तेंदू के पत्ते का प्रयोग बेड़ी निर्माण और सखुआ पत्ता का प्रयोग पत्तल निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार वनों से हमें अनेक प्रकार से लाभ पहुंचता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला है क्वेश्चन, झारखंड में पाए जाने वाले वनों का विभाजन प्रस्तुत करते हुए उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले। तो ये हमने पढ़ा ही था 3 वाले क्वेश्चन में भी जो हमने पढ़ा था। इसका शायद मैंने नहीं लिखा है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान किसी देश की सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण, पौधों, जानवरों, भू आकृतियों और आवासों को संरक्षित करने के लिए निर्मित एक बड़ा भूभाग बड़ी भूमि या जल क्षेत्र होता है जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, मनोरंजन उद्देश्यों से अलग रखा जाता है। इस उद्योगों में परिदृश्यों को उनकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखा जाता है। हालांकि प्रत्येक देश की अपनी नीतियाँ और प्रबंधन प्रणाली होती है। इसकी विशेषता क्या है? तो संरक्षण का उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों, पौधों और प्राकृतिक परिदृश्यों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना और संरक्षित करना है। दूसरा उद्देश्य है बड़ा क्षेत्र।
राष्ट्रीय उद्यान अपेक्षाकृत विशाल भूभाग या जल क्षेत्र होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। अब अगला है सार्वजनिक उपयोग। इन उद्योगों को सार्वजनिक मनोरंजन आनंद के लिए भी खोला जा सकता है, जिससे लोग प्रकृति और वैज्ञानिक महत्व के क्षेत्र का अनुभव कर सकें। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय महत्व। इनमें पाए जाने वाले प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों के कारण इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है सरकारी स्वामित्व और प्रबंधन। राष्ट्रीय उद्यान किसी देश की सरकार द्वारा संरक्षित स्वामित्व वाले होते हैं और उनके प्रबंधन के लिए विशेष नियम और कानून होते हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अभयारण्य को परिभाषित करना। तो वन्य जीव अभयारण्य वे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीवों जैसे कि जानवर, पक्षी, सरीसृप और उनके प्राकृतिक आवासों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकार से बचाया जाता है। इन अभयारण्यों का उद्देश्य लघु लुप्तप्राय प्रजातियों को सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में रहने, प्रजनन करने और पनपने के अवसर देना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और वैज्ञानिक अध्ययन व शिक्षा को बढ़ावा देना है। भारत में ऐसे कई अभयारण्य हैं जो विभिन्न वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं। वन्यजीव अभयारण्य की विशेषता क्या है? तो संरक्षण। इनका मुख्य कार्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित रखना है, जिसमें अवैध शिकार, वनों की कटाई और अन्य हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाना शामिल है। अगला है प्राकृतिक आवास। ये अभयारण्य जानवरों को रहने और प्रजनन के लिए आरामदायक और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं। कानूनी स्थिति। भारत में वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इन संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। अगला विशेषता है मानव गतिविधियां। राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में वन्यजीव अभयारण्य में कुछ मानवीय गतिविधियां जैसे पर्यटन, सफारी, वन उत्पादों को इकट्ठा करना कुछ हद तक अनुमत हो सकता है, जो नियमों और प्रतिबंधों के अधीन होता है। इनका उद्देश्य न केवल वन्य जीवों को बचाना है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना और शिक्षा व मनोरंजन उद्देश्य को भी पूरा करना है। अब देख रहे होगे कि राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य में अंतर बहुत सारा पढ़ना है हमें। तो राष्ट्रीय पार्क में पूरे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और मानवीय गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध होते हैं। लेकिन अभयारण्य में बोल रहा है कि इनमें विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए होते हैं और सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय कि इसका उद्देश्य पूरे परिदृश्य और संसाधनों की रक्षा करना होता है, लेकिन अभयारण्य का कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट जानवर, पक्षी या अन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। फिर मानवीय गतिविधियों को न्यूनतम या पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। अभयारण्य में नियंत्रित सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है, जैसे कि पशु चराना आदि। फिर यहाँ बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में होता है और विविधता वाली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अभयारण्य में बोल रहा है कि प्रबंधन रणनीतियों अधिक लचीली हो सकती है, क्योंकि इनका मुख्य ध्यान विशिष्ट जीवों पर होता है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान में व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाती है। संरक्षण प्रयासों में आवास, पुनर्स्थापना और निगरानी शामिल हो सकती है। लेकिन अभयारण्य में बोल रहा है कि वन्य जीव अभयारण्यों को राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में प्राथमिकता के आधार पर नामित किया जा सकता है, लेकिन यह विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अंतर। अगला क्वेश्चन है बेतवा राष्ट्रीय पार्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये हमने पढ़ चुका है ऊपर। हजारीबाग में भी ये भी हमने पढ़ चुका है। प्रमुख वनोत्पाद ये भी हमने पढ़ चुका ऊपर। अब है प्राकृतिक वनस्पति किससे कहते हैं।
प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो मानव हस्तक्षेप के बिना उगे पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगला है वनों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये भी हमने पढ़ा भी ऊपर। आर्द्र पतझड़ वन, ये भी हमने पढ़ा। सरकार ने वन क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया है? तो देखते हैं। सरकार ने वन क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला है सुरक्षित वन, जो कि सुरक्षित वन बोल रहा है कि जलवायु के दृष्टिकोण से यह वन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका उद्देश्य भूमि संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण आदि है। इनमें पशुचारण, लकड़ी काटना निषेध है। झारखंड में इन वनों का विस्तार 4387 किलोमीटर स्क्वायर है, जो वन भूमि के 10.58% भूभाग पर है। दूसरा है संरक्षित वन। ऐसे वनों से सूखी लकड़ी काटने व पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। संरक्षित वन का क्षेत्रफल 9185 किलोमीटर स्क्वायर है, जो वन क्षेत्र का 81.27% है। तीसरा है अवर्गीकृत वन। ऐसे वनों को स्वतंत्र वन कहा जाता है। इन वनों के उपयोग पर सरकार का प्रतिबंध नहीं होता है। राज्य में इन वनों का विस्तार 3349 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर है, जो वन क्षेत्र का 0.17% है। अब है एक उत्तरीय प्रश्न, देखते हैं। बिटला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड में। झारखंड में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पश्चिम सिंहभूम में। झारखंड देश का कितने प्रतिशत लाख उत्पन्न करता है? तो 60% लाख उत्पन्न करता है। लाख एक पेड़ से प्राप्त किया हुआ उत्पाद होता है। अब है भारत सरकार ने निम्न में से किसे वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया है? तो कोणधारी वन को किसी भी वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया है। बोले कौन सा उद्देश्य सामाजिक वानिकी का नहीं है? तो समाज कल्याण के लिए पेड़ काटना। वन संसाधन और इनके आर्थिक महत्व में इतना ही, तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ये हेल्पफुल भी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।